हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम में आर्ट क्लासेज में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश को। इसके पहले हम लोगों ने खिलजी वंश, गुलाम वंश ये सब चीजें पढ़ी हुई थी, अध्ययन की हुई थी। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं दिल्ली सल्तनत के सबसे महत्वपूर्ण वंश तुगलक वंश के बारे में। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं। सबसे अधिक क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत में अगर किसी वंश से पूछता है तो तुगलक वंश से ही पूछता है। सारे के सारे फैक्ट्स आपको यहाँ पे बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से छूटेगा नहीं। बस अंत तक आप लोग वीडियो को देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं तुगलक वंश के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि तुगलक वंश सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश दिल्ली सल्तनत में माना जाता है। 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक इसने शासन किया। और तुगलक वंश में बात की जाए तो इसकी स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना जो तुगलक वंश के संस्थापक माने जाते हैं वो गयासुद्दीन तुगलक माने जाते हैं। और गयासुद्दीन तुगलक का पूर्व नाम जो होता है वो गाजी मलिक या इन्हीं को तुगलक गाजी भी बोला जाता है, जिसने खिलजी वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसर शाह की हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो आइए हम लोग देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, जो कि तुगलक वंश के संस्थापक माने जाते हैं। इनका पूर्व नाम तो है वो गाजी मलिक था या तुगलक गाजी था। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में अगर बात की जाए तो 1320 ईस्वी में 1320 से 1325 ईस्वी तक इसने शासन किया। 1320 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा था, खुसर शाह की हत्या करके और तुगलक वंश की स्थापना किया था। और इसके बाद इसके समय में गयासुद्दीन तुगलक के समय में 29 बार मंगोल आक्रमण हुआ था। 29 बार मंगोल आक्रमण हुआ था और 29 बार ये मंगोल आक्रमण को क्या किया था, विफल किया था। मतलब 29 बार इसको सफलता मिली थी मंगोलों को भगाने में। इसीलिए इसको एक उपाधि दी गई, मलिक उल गाजी। क्या उपाधि दी गई, मलिक उल गाजी। मलिक उल गाजी का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला। मलिक उल गाजी का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला। अब का जो मंगोल आक्रमणकारी थे काफिर ही तो थे, काफिर मतलब जो दूर से बाहर से आके आक्रमण करने वाले थे। तो मलिक उल गाजी की उपाधि किसको मिली थी, ये गयासुद्दीन तुगलक को मिली थी। इस बात को आप लोग नोट करिएगा। इसका मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला। और एक गयासुद्दीन तुगलक ही प्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ किया, नहरों का निर्माण कार्य वो गयासुद्दीन तुगलक ने ही शुरू किया। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो कभी कभी आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर सबसे बड़ा जाल नहरों का किसने बिछाया, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने नहरों के सबसे बड़े जाल को बिछाया या कई सारे नहरों का निर्माण करवाया, तो वहां पे आप फिरोज शाह तुगलक को रखेंगे। लेकिन अगर निर्माण कार्य प्रारंभ किसने करवाया, मतलब उसकी नींव किसने डाली, ये गयासुद्दीन तुगलक ने ही डाली नहरों के निर्माण कार्य का प्रारंभ। ठीक है। और ये बंगाल अभियान से लौट ही रहा था, मतलब बंगाल विजय के लिए बाहर गया हुआ था बंगाल अभियान के लिए। और जब वहां से लौट रहा था तो उसके विश्राम के लिए जो इसका बेटा होता है जौना खां, जिसका नाम क्या होता है मोहम्मद बिन तुगलक, जौना खां ने इसके विश्राम के लिए तुगलकाबाद में एक लकड़ी का महल बनवाया था। महल क्या बनवाया था, वो षड्यंत्र के तहत बनवाया था। और जैसे ही विश्राम करने के लिए उस महल में ये गयासुद्दीन तुगलक जाता है तो जौना खां षड्यंत्र के तहत उस महल को क्या करता है, गिरवा देता है, जो कि लकड़ी का महल होता है। और गयासुद्दीन तुगलक की उसमें क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 1325 ईस्वी में। 1325 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है और उसी तुगलकाबाद में ही इसका मकबरा बनता है। तुगलकाबाद में ही इसके मकबरे हैं। ठीक है, इसको बात हुआ तुगलकाबाद में ही इसके मकबरे का निर्माण करवाया जाता है। और एक बात और नोट करिएगा, ये जब ये बंगाल अभियान से लौट ही रहा था तो इसने निजामुद्दीन औलिया को एक संदेश भिजवाया था कि जितनी भी दान में दी गई भूमि है आप सबका हिसाब करके रखिए, मैं अभी जस्ट पहुंच रहा हूँ, अब सबसे पहले आपसे ही मुलाकात करता हूँ। तो इसके जवाब में निजामुद्दीन औलिया ने एक आंसर दिया। आंसर क्या दिया था कि हुजूर, हुजूर, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है, पहले दिल्ली तो पहुंचिए, दिल्ली अभी तो दूर है, दिल्ली अभी दूर है, ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। और देखिए बात इसका क्या हुआ, 100% सच हुआ कि दिल्ली तक पहुंच ही नहीं पाया। रास्ते में ही तुगलकाबाद में ही इसकी क्या हो जाती है, षड्यंत्र के तहत इसकी मृत्यु हो जाती है। और निजामुद्दीन औलिया का यह कथन बहुत ही फेमस हो जाता है कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है, पहले दिल्ली तो पहुंचिए फिर आप मेरा हिसाब करिएगा। तो इस तरीके से इतिहासकार बर्नी जो थे, इतिहासकार बर्नी इसके बारे में एक कथन देते हैं कि तुगलक शाह के न्याय से भेड़ियों को भी इस बात का साहस नहीं होता था कि वो किसी भेड़ की ओर देखे। मतलब ये गयासुद्दीन तुगलक का जो है न्याय व्यवस्था को लेके इसकी बड़ाई करता है
कि तुगलक शाह के समय में न्याय से भेड़ियों को भी इस बात का डर होता था वो किसी भेड़ की ओर देखे। तो इस तरीके से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद इसका जो पुत्र होता है जौना खां, इसके पुत्र क्या होता है जौना खां, या इसी को कहीं कहीं आप लोग देखेंगे जूना खां भी इसका नाम मिलता है, जूना खां। ये गद्दी पर बैठता है और गद्दी पर बैठता है किस नाम से, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है। तो अब हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चन मोहम्मद बिन तुगलक से पूछे जाते हैं। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, इसका जो मूल नाम था वो जूना खां था। मैंने आप लोगों को बताया कहीं कहीं जौना खां, कहीं कहीं जूना खां आता है। और इसे इसे उलूग खां की उपाधि भी मिली थी, जौना खां, या इसी को ही उलूग खां की उपाधि भी मिली थी। ठीक है, और इसी को ही एक अभिलेख होता है, एक लेख होता है राजमुंदरी लेख। राजमुंदरी लेख, राजमुंदरी लेख एक होता है। इसमें जो है इसे दुनिया का खान कहा गया है, दुनिया का खान मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। ठीक है, इस बात को आप लोग नोट करिएगा कि दुनिया का खान किस बादशाह को या किस सुल्तान को कहा गया है, वो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। वो भी किस लेख में, तो राजमुंदरी लेख में इसका वर्णन मिलता है। दुनिया का खान राजमुंदरी लेख में मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान थे, दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान थे, सभी सुल्तानों में सबसे अधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य था मोहम्मद बिन तुगलक। इस बात को आप लोग नोट करिएगा। ये खगोल, दर्शन, गणित या चिकित्सा में बहुत ही पारंगत था। खगोल, दर्शन, गणित, चिकित्सा जो भी हो, सब में यह बहुत पारंगत था। और इसने सरकारी पदों पर, सरकारी जो पदें थी, सरकारी पदों को, सरकारी पदों को ये वंशानुगत ना करके योग्यता को बढ़ावा दिया था। सरकारी पदों पर योग्यता को बढ़ावा दिया था, क्योंकि ये पढ़ा लिखा था, तो इसने सरकारी पदों पर योग्यता को बढ़ावा दिया था। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इस बात को आप लोग नोट करिएगा, ये वंशानुगत नहीं किया पदों, सरकारी पदों पर इसने योग्यता को बढ़ावा दिया था। हालांकि ये बहुत ही, इसे क्या कहा, इसकी सनकपन एवं क्रूरता के कारण ये बहुत सनकी शासक था और ये बहुत क्रूर शासक था। इसी सनकपन और क्रूरता के कारण इसको क्या कहा गया है, पागल। पागल, इसको पागल, स्वप्नशील, स्वप्नशील, पिपासु, ऐसे नामों की संज्ञा इसको दी गई है। स्वप्नशील, पागल, पिपासु, यानी रक्त पिपासु। पिपासु नहीं, रक्त पिपासु। तो इतने रक्त पिपासु, पिपासु बाद में रहेगा, रक्त पहले। तो रक्त पिपासु, पागल, स्वप्नशील, ऐसे इसको जो है ये सनकपन एवं क्रूरता के कारण इसको ये संज्ञा दी गई है। किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। अब देखिए, इसने इसके जो किए गए कार्य हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात थी कि कृषि की उन्नति हेतु, कृषि की उन्नति हेतु नए विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना इसने की थी। दीवान ए अमीर कोही, दीवाने अमीर कोही, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार पूछता है कि दीवाने अमीर कोही किस विभाग से संबंधित है, जो कृषि विभाग से संबंधित है। इस बात को आप लोग नोट करिएगा, कृषि के उन्नति विभाग से। ठीक है, कृषि विभाग से संबंधित है। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दीवाने अमीर कोही नामक नए विभाग की स्थापना। ठीक है, और इसकी जो 5 मुख्य योजनाएं हैं, जो कि ये विफल होता है, जिसके कारण इसको असफलताओं का बादशाह कहा जाता है। असफलताओं का बादशाह अगर किसी को कहा जाता है तो वो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, असफलताओं का बादशाह। अब क्यों कहा जाता है इसको भी हम बताते हैं कि असफलताओं का बादशाह, इतना योग्य होने के बाद भी इसे असफलताओं का बादशाह क्यों कहा गया, क्योंकि इसने 5 चीजें जो है, इसकी 5 मुख्य योजनाएं जो थी वो बहुत असफल रही थी। सबसे पहली योजना क्या थी, दोआब में कर वृद्धि। देखिए, एक तरफ दोआब में अकाल पड़ा था, एक तरफ दोवाल में अकाल पड़ा था, और उसमें इन्होंने क्या कर दिया, कर की वृद्धि कर दी। दोआब में कर की वृद्धि कर दी, और वहां पे क्या हो गया, एक तरीके से तनावपूर्ण माहौल बन गया, जो सफल नहीं रहा। और दूसरा इसका क्या था कि देवगिरी को राजधानी बनाना। देवगिरी को राजधानी बनाना, मतलब दिल्ली से हटकर देवगिरी को राजधानी बनाया, देवगिरी को राजधानी बनाना। बाद में ये भी असफल रहा। और देवगिरी से राजधानी क्यों बनाया, देवगिरी को राजधानी इसने क्यों बनाया, क्योंकि ये मंगोल आक्रमण से बचना चाहता था, मंगोल आक्रमणकारियों से बचना चाहता था, और दक्षिण भारत में इस्लाम का प्रसार करना चाहता था। इसलिए इसने देवगिरी को राजधानी बनाया।
जो कि सफल नहीं हुआ। और उसके बाद तीसरा जो होता है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसने किया। तांबे की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसने किया। तांबे की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसने किया, जो कि सफल नहीं रहा। उसमें भी बहुत सारी घूसखोरी होने लगी। तांबे की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, मुद्रा का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होने लगा था इसमें, ठीक है। उसके बाद चौथा जो आता है वो खुरासान एवं कराची अभियान आता है। खुरासान और पांचवा कराची अभियान, ये दो अभियान होते हैं। खुरासान अभियान क्या था? ईरान का जो शासक था, ईरान के शासक पर आक्रमण के लिए इसने 3 लाख सैनिकों की फौज इकट्ठा की थी और उन्हें अग्रिम वेतन भी दे चुका था। ये आपको जो है खुरान के जो शासक है, यानी खुरासान कहाँ पे था? ईरान पर। ईरान के शासक पर आपको आक्रमण करना है, उसने सैनिकों को अग्रिम वेतन भी दे दिया, सारा कुछ समझा हो गया। लेकिन उसके बाद में क्या करता है, खुरासान के जो शासक होते हैं उससे समझौता कर लेता है। तो इस बार इसलिए भी इसका जो है चीज क्या होता है, वो विफल हो जाता है। उसके बाद कराची अभियान क्या होता है? जो सैनिक विद्रोह थे, जो इसके सैनिक थे, सैनिकों में कुछ विद्रोह पनप गया था। उस विद्रोह को पनपने बचने के लिए जो इसने हिमालय की घाटी में इसने जो है कराची पर जो है अपने सैनिकों को अभियान के लिए भेजा। और इसके सैनिक आपस में ही वहां पर लड़कर बहुत अधिकांश संख्या में क्या हो गए, हत्या अपनी उनकी मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो इस तरीके से ये भी कराची अभियान भी इसका असफल रहा था। इसकी पांचों असफल योजनाओं के कारण इसको असफलताओं का बादशाह कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को। और एक बात और नोट करिएगा, यह प्रथम सुल्तान था यह प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के मुख्य त्योहार होली में भाग लेता था। होली, हिंदुओं के मुख्य त्योहार होली में भाग लेता था। और जितने भी सुल्तान होते थे सब हिंदुओं के त्योहारों से नफरत करते थे। लेकिन यह जो था, वो हिंदुओं का जो त्योहार होता था होली, उसमें भाग लेता था और अपने दरबार में भी होली खेला करता था, ठीक है। और इसके समय में ही एक बहुत बड़ा मंगोल आक्रमणकारी था, तरमासरीन चगताई। तरमासरीन, ऐसा नाम उसका इस तरीके से है, तरमासरीन चगताई। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है और आगे भी आपसे पूछा जाएगा। ये एक मंगोल आक्रमणकारी था। तरमासरीन चगताई एक मंगोल आक्रमणकारी था। कहा जाता है कि जब इसने आक्रमण किया 1328-29 के आसपास, 1328-29 के आसपास जब इसने आक्रमण किया, तो इसने मुल्तान से लेकर, लाहौर से लेकर दिल्ली तक के प्रदेश को क्या किया, रौंद डाला था। ऐसा माना जाता है कि बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे घूस देकर वापस किया था और बाद में इसके समय में कभी मंगोल आक्रमण नहीं हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और इसके अलावा अगर बात की जाए इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इब्न बतूता जो था, वो इब्न बतूता ये इसके दरबार में आया था। ये मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। यह मोरक्को का निवासी था और ये 1333 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था? 1333 ईस्वी में भारत आया था। किसके दरबार में? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। और सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। इसकी योग्यता को देखते हुए सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। और 1342 ईस्वी में मतलब 33 ईस्वी में आया था, 1342 ईस्वी में से अपना दूत बनाकर, सुल्तान ने अपना दूत बनाकर कहाँ भेजा? चीन भेजा। चीन भेजा। और भारत और चीन की यात्रा का विवरण इसने अपनी पुस्तक किताबुल रेहला, इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, किताब उल रेहला में इसने इसका वर्णन किया हुआ है, भारत और चीन की यात्रा का वर्णन। और भारत में डाक व्यवस्था का जो प्रारंभ होता है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही होता है, डाक व्यवस्था का प्रारंभ। और ये डाक व्यवस्था का प्रारंभ किसके कहने पर ही भारत में करता है? तो इब्न बतूता के कहने पर ही मोहम्मद बिन तुगलक डाक व्यवस्था का प्रारंभ भारत में करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 1336 ईस्वी में 1336 ईस्वी में 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का ने दिल्ली सल्तनत से टूटकर एक नए साम्राज्य की स्थापना की, जिसका नाम क्या था? विजयनगर। इस बारे में आप लोगों को पता हो सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का, दो भाइयों ने, हरिहर एवं बुक्का बुक्का ये दो भाई ने मिलकर दिल्ली सल्तनत से अलग होकर टूटकर 1336 ईस्वी में एक नए साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। और इसके अलावा 1347 ईस्वी में एक शासक होता है हसन गंगू। इसने दिल्ली सल्तनत से टूटकर बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। बहमनी
साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू करता है। तो ये दो साम्राज्य जो कि दिल्ली सल्तनत से टूटकर अलग होते हैं और बनते हैं, वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही बनते हैं। पहला साम्राज्य होता है विजयनगर और दूसरा होता है बहमनी साम्राज्य। पहले का संस्थापक होता है हरिहर एवं बुक्का और दूसरे का हसन गंगू। पहला 1336 में, दूसरा 1347 में। इतनी बात को आप लोग नोट करिएगा। और अगर मैंने एक चीज और बताया था, इसने देवगिरी को राजधानी बनाया था। तो देवगिरी में एक चीज आप लोग नोट करिएगा, देवगिरी का नाम जो था वो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जो कि खिलजी वंश का शासक था, उसने देवगिरी का नाम क्या रखा था? कुतुबाबाद। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा था। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम क्या रख दिया? तुगलकाबाद। तुगलकाबाद देवगिरी का नाम किसने रखा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही देवगिरी का नाम तुगलकाबाद रखा था। इस बात को आप लोग नोट करिएगा। इसकी जब मृत्यु होती है, लगभग इसकी मृत्यु कब होती है? 1351 ईस्वी में। तो 1351 ईस्वी में इतिहासकारों ने इसकी मृत्यु पर कहा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से क्या हो गई? मुक्ति मिल गई। सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जो होते हैं, एक बड़े भी इतिहासकार हैं डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने मोहम्मद बिन तुगलक को बोला है कि यह निसंदेह एक योग्य व्यक्ति था। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ने चलेंगे फिरोज शाह तुगलक को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? फिरोज शाह तुगलक। आइए अब हम लोग देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ये जौना खां का चचेरा भाई था। जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। और फिरोज शाह तुगलक जो था, इसकी जो माता थी वो हिंदू थी, वो एक सोनार थी। तो इस पर हिंदू होने का आरोप ना लगे, इसलिए इन्होंने ब्राह्मणों पर आते ही जजिया कर लगा दिया। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न इसके बारे में बनता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान वो फिरोज शाह तुगलक ही होता है। क्यों? क्योंकि ये इसकी माता हिंदू थी और इस पर हिंदू होने का आरोप ना लगे, इसने तुरंत जो है ब्राह्मणों पर क्या कर दिया? जजिया कर लगा दिया। और इसने अशोक के दो स्तंभ, एक मेरठ मेरठ और एक टोपरा, मेरठ और टोपरा, दो अभिलेखों को क्या कहाँ ले गया? वो मेरठ और टोपरा से दिल्ली ले गया। दिल्ली ले गया था। एक क्वेश्चन एग्जाम से बार बार पूछता है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने अशोक के दो स्तंभ, पहला मेरठ और दूसरा टोपरा, वहां से कहाँ ले गया? दिल्ली ले गया। तो फिरोज शाह तुगलक ही था जिसने यहाँ अशोक के दो स्तंभों को दिल्ली ले गया था। और इसने संसगानी, संसगानी संसगानी ये एक इसका 6 जीतल का था। संसगानी जो कि 6 जीतल का था नामक एक नया सिक्का चलाया था। संसगानी 6 जीतल नामक एक नया सिक्का किसने चलाया था? फिरोज शाह तुगलक ने ही चलाया था। और इसने अपने भाई जौना खां की स्मृति में, जौना खां की स्मृति में, जौना खां की स्मृति में इसने एक नगर बसाया जिसका नाम होता है जौनपुर। जौनपुर वाले जो होंगे वो जानते होंगे इस बारे में कि जौनपुर नगर को किसने बसाया था। तो जौनपुर नगर को फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया था। किसकी स्मृति में? तो जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जो है फिरोज शाह तुगलक ने ही जौनपुर शहर को बसाया हुआ था। ठीक है। और सल्तनत काल में ही सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग का स्थापना किया था। लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग PWD, लोक निर्माण विभाग की स्थापना सल्तनत काल में सबसे पहले किस शासक ने किया था? तो वो फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। और कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने 300 नवीन नगरों का निर्माण करवाया था। 300 नवीन नगरों का, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। 300 नवीन नगरों का निर्माण करवाने वाला शासक दिल्ली सल्तनत का कौन सा होता है? वो फिरोज शाह तुगलक होता है। और 300 नवीन नगरों में आपके जौनपुर आ जाते हैं, फतेहाबाद आ जाता है, फिरोजाबाद आ जाता है, फैजाबाद आ जाता है, हिसार आ जाता है। ये सब चीजें क्या है? प्रमुख है इन नगरों में। ठीक है। तो लोक निर्माण विभाग का स्थापना करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। इस बात को आप लोग नोट करिएगा। और फिरोज शाह का जो शासन काल था, सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध रहा वो नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए। नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सारी नहरों का इन्होंने विकास किया था, बनवाया था। नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए सबसे पहला नाम किसका आता है? फिरोज शाह तुगलक का आता है।
और इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण किया करवाया था। 5 बड़ी नहरों का निर्माण इसने करवाया था। 5 बड़ी नहरों का निर्माण। और इसने ही सिंचाई की सुविधा जब दे दी, और जब सिंचाई की सुविधा दे दी तो सिंचाई की सुविधा के बाद इसने क्या किया था, हक्के सर्व, हक ए सर्व नामक एक नया कर लगाया था। हक्के सर्व नामक एक नया कर लगाया, और जिस कर के नाम से जाना गया, इसको सिंचाई कर के नाम से। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई कर लगाया। और सिंचाई कर को क्या कहा गया, हक के सर्व। बार बार एग्जाम में, पचासों बार, हजारों बार एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है कि हक के सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन सा होता है, तो वो फिरोज शाह तुगलक होता है। आप लोग इस बात से याद रखिएगा कि जो नहर बनवाएगा, जो सिंचाई की सुविधा देगा, वही तो सिंचाई के लिए कर लगाएगा। तो सिंचाई की कर लगाने वाला शासक कौन होता है, फिरोज शाह तुगलक होता है। ठीक है। और इसे बागवानी का बहुत शौक था, फिरोज शाह तुगलक को बागवानी का बहुत शौक था। इसने दिल्ली के निकट लगभग 1200 बाग, 1200 नए फलों के बाग लगाए। 1200 नए फलों के बाग लगाए थे किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। और कहाँ पे, दिल्ली के निकट। 1200 नए फलों के बाग दिल्ली के निकट, दिल्ली के निकट इसने लगवाए थे, क्योंकि ये बागवानी का बहुत बड़ा शौकीन था। ठीक है। और इसने किसानों के कर्जे जो थे वो माफ कर दिए थे। किसानों के कर्जे इसने माफ कर दिए थे। और उसके अगर बात की जाए तो उपज के हिसाब से इसने लगान निश्चित किया था। उपज के हिसाब से लगान निश्चित किया था। आप लोगों को याद होगा, मैंने जब खिलजी वंश पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो पूरी उपज का 50% कर लेता था। लेकिन इसने इसने क्या किया कि जितना आपकी उपज होगी उसी के हिसाब से आप कर देंगे। तो उपज के हिसाब से लगान निश्चित किया, और सरकारी पदों को इसने पुनः वंशानुगत कर दिया। यही बात थी। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो बहुत योग्य था, उसने सरकारी पदों पर योग्यता को बढ़ावा दिया, वंशानुगत नहीं किया। लेकिन फिरोज शाह तुगलक आता है तो इसे योग्यता को हटा के सबसे पहले क्या कर देता है, वंशानुगत कर देता है सरकारी पदों को। और बेरोजगारों हेतु इसने एक नया दफ्तर खोला। रोजगार मतलब जो बेरोजगार होते थे उनको रोजगार देने के लिए इसने एक नई स्थापना की। उसने नाम क्या रखा गया, रोजगार दफ्तर। रोजगार दफ्तर की स्थापना किसने की थी, तो रोजगार दफ्तर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किस लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए। बार बार एग्जाम से क्वेश्चन पूछता है। और इसने ही अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अनुवाद विभाग, अभी अनुवाद विभाग की स्थापना इसने क्यों की थी, अनुवाद विभाग की स्थापना इसने इसलिए की थी क्योंकि जिससे हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के बातों और विचारों की समझ क्या हो सके, उनमें बेहतर हो सके। हिंदू और मुस्लिमों के बीच एक दूसरे की बातों और विचारों का समझ बेहतर हो सके, इसके उद्देश्य से इसने क्या किया था, अनुवाद विभाग की स्थापना करवाई थी। ठीक है। और दारुल सफा, एक इसने दारुल सफा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना इसने करवाई थी। कैसे अस्पताल की, खैराती अस्पताल। तो एग्जाम से क्वेश्चन पूछता है, दारुल सफा नामक खैराती अस्पताल की स्थापना किसने करवाई थी, तो वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। और दीवाने बंदगान, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीवाने बंदगान, आप लोगों को पता होगा कि फिरोज शाह तुगलक दासों का बहुत शौकीन था। दासों का बहुत शौकीन था। और दासों को जो है सुरक्षा देने के लिए, दासों की मतलब दासों के जो है देखभाल हेतु इसने दीवाने बंदगान नामक एक नए विभाग की स्थापना की दासों के लिए। और इसके समय में दासों की जो संख्या थी वो करीब 1,80,000 पहुंच चुकी थी। 1,80,000 इसके समय में दास थे। 1,80,000 इसके समय में दासों की संख्या थी। सबसे अधिक दासों की संख्या किसके समय थी, तो फिरोज शाह तुगलक के समय थी। और दीवाने बंदगान नामक विभाग की स्थापना किसने की, फिरोज शाह तुगलक ने की। किस लिए की, क्योंकि दासों की देखभाल के लिए। ठीक है। और दासों का बहुत शौकीन था। और इसने 1360 ईस्वी में, ऐसा कहा जाता है, इसने 1360 ईस्वी में जाजनगर उड़ीसा के शासक, 1360 ईस्वी में जाजनगर, 1360 ईस्वी में जो उड़ीसा के शासक होते हैं, जाजनगर के शासक होते हैं भानुदेव तृतीय। भानुदेव तृतीय इसको परास्त करके, भानुदेव तृतीय को परास्त करके ज्वालामुखी जो मंदिर था उसको, मतलब जगन्नाथ मंदिर, भानुदेव तृतीय को परास्त करके उड़ीसा का जो जगन्नाथ मंदिर था उसको बुरी तरीके से क्या कर दिया था, जगन्नाथ मंदिर को वो नष्ट कर दिया था। और इसके बाद 1300 मतलब 60 के 1361 में ही, एक साल बाद, इसने नागरकोट का जो था ज्वालामुखी मंदिर था, नगरकोट का ज्वालामुखी मंदिर, नगरकोट का
ज्वालामुखी मंदिर, उसको भी पूरी तरीके से क्या किया था, ध्वस्त कर दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। जो मुस्लिम आक्रमणकारी होते थे, इनके लिए सबसे बड़ी बात यही होती, सबसे बुरी बात यही होती थी, जितने भी मंदिरें होती थी, मतलब इस्लाम के प्रचार के लिए, इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए वो क्या करते थे, मंदिरों को तोड़कर, विद्यालयों को तोड़कर, जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें होती थी उन सबको तोड़कर वहां पे क्या करते थे, ये इस्लाम की इस्लामिक चीजें ही बनाते थे, चाहे मस्जिद हो गई, चाहे मकबरा हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, वो सारी की चीजों को तोड़कर, अब सोचिए जाटनगर के भानुदेव तृतीय को परास्त करके इन्होंने जगन्नाथ मंदिर को पूरी तरह क्या कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद 1361 ईस्वी में नगरकोट का जो ज्वालामुखी मंदिर था, उसको भी बुरी तरीके से एकदम नष्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये सब जो है बहुत ही बुरी तरीके से शासन किए हुए थे हिंदुस्तान पर, ठीक है। और अगर बात की जाए तो जिम्मी, इसने हिंदुओं को जिम्मी कहा था। जिम्मी का मतलब क्या होता है, जिम्मी का मतलब ये होता है कि इस्लाम ना स्वीकार करने वाले, इस्लाम ना स्वीकार करने वाले, इस्लाम ना स्वीकार करने वाले, इस्लाम ना स्वीकार करने वालों को क्या बोला जाता है, जिम्मी। तो इसने हिंदुओं को क्या कहा, जिम्मी कहा, बोला कि ये इस्लाम स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा, जिम्मी, ठीक है। अगर बात की जाए 1388 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, और जब इसकी 1388 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है, तो धीरे धीरे जो है तुगलक वंश अपने पतन की तरफ क्या होता है, वो चल देता है। तो डॉक्टर आरसी मजूमदार जो होते हैं इतिहासकार, डॉक्टर आरसी मजूमदार, डॉक्टर आरसी मजूमदार, इस बात को आप लोग नोट करिएगा, डॉक्टर आरसी मजूमदार, ये कभी कभी जो है कमेंट एग्जाम से पूछता है, किसने बोला है फिरोज शाह तुगलक के लिए, डॉक्टर आरसी मजूमदार ने कहा है, फिरोज इस युग का सबसे धर्मांध एवं इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी था। मतलब सबसे धर्मांध, अब देखिए देख सकते हैं कि मंदिरें जो है तुड़वा रहा था, वहां पे जो है पूरी तरीके से नष्ट कर रहा था, इसलिए इसको बोला है फिरोज इस युग का सबसे धर्मांध एवं इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी, जो कि वो भी इसी तरीके से था, और औरंगजेब वो भी इसी तरीके से था, उसका ये अग्रगामी था, ठीक है। ये डॉक्टर आरसी मजूमदार ने इसके बारे में कहा हुआ है। और हेनरी इलियट ने कहा है, हेनरी इलियट और एल्फिंसन जो कि बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने इस सल्तनत युग का जो है अकबर इसे कहा है, सल्तनत युग का अकबर हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन ने कहा हुआ है। जबकि इसकी आत्मकथा, इसने खुद एक आत्मकथा अपनी लिखी है, फुतुहात ए फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही, इसने अपनी आत्मकथा लिखी है, फुतुहात ए फिरोज शाही, जिसमें इन्होंने अपने बारे में ही सारी चीजें लिखी हुई है। जबकि बर्नी ने, इतिहासकार बर्नी ने, इतिहासकार बर्नी ने इसके बारे में दो दो चीजें लिखी हुई है, एक फतवा ए जहांदारी, फतवा ए जहांदारी, फतवा ए जहांदारी, और दूसरी पुस्तक है इसका जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही। ये दो जो है इसके बारे में कथाएं जो है वो इतिहासकार बर्नी ने लिखी हुई है, फतवा ए जहांदारी, तारीख फिरोज शाही, ये इतिहासकार बर्नी ने लिखी है फिरोज शाह तुगलक के ऊपर। और जबकि इसने खुद अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही लिखी हुई है। इसके बाद 1388 ईस्वी के बाद, 1388 के 1398 के बीच में लगभग 4 से 5 शासकों ने एक साथ शासन किया, और वो उनके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। और लास्ट में 1398 ईस्वी से 1413 ईस्वी तक, लगभग 1414 ईस्वी तक किसने शासन किया, नासिरुद्दीन महमूद ने। हम लोग अब नासिरुद्दीन महमूद के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, तो आइए उनके बारे में आइए अब देखते हैं नासिरुद्दीन महमूद के बारे में। नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद, इसके बारे में ही एक कथन बहुत फेमस है, और वो कथन ये है कि शहंशाह की सल्तनत, शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है, शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। ये कथन तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद के ही ऊपर बोला जाता है कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से लेकर पालम तक फैली हुई है, ठीक है। और इसी के समय में ही मलिक सरवर जो होता है, मलिक सरवर, मलिक सरवर, इसने जो है एक उपाधि नासिरुद्दीन महमूद से प्राप्त करता है, इसकी, ख्वाजा जहां से मलिक उस तर्क, मलिक उस तर्क, मलिक उस तर्क, यानी इसे पूर्वाधिपति कहते हैं, इसका मतलब होता है पूर्वाधिपति। मतलब जौनपुर कहाँ होता है, पूर्व में होता है, पूर्व का सिराज जौनपुर को बोला जाता है ना, पूर्वाधिपति मतलब मलिक उस तर्क, मतलब पूर्व का अधिपति। इससे इस तरीके से इसने नासिरुद्दीन महमूद से ये उपाधि प्राप्त की, मलिक उस तर्क यानी पूर्वाधिपति की, और जौनपुर में एक स्वतंत्र साम्राज्य, स्वतंत्र राज्य
सरकी वंश की स्थापना की है। सरकी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मलिक सरवर ने। तो इस तरीके से आप लोग नोट करिएगा, इसी के समय में ही नासिरुद्दीन महमूद के समय ही मलिक सरवर ने नासिरुद्दीन महमूद से उपाधि प्राप्त करता है पूर्वाधिपति की, और सरकी साम्राज्य की स्थापना जौनपुर में करता है। तो बाद में जो है बहलोल लोदी जो होता है, लोदी वंश का शासक बहलोल लोदी, इस वंश को जो है अपने में मिलाने में सफल होता है। उसके अलावा कोई भी शासक सरकी साम्राज्य को मिला नहीं पाता था। ठीक है। तो इसी के समय में ही तैमूर लंग, तैमूर लंग जो कि आप लोग नाम सुने होंगे, तैमूर लंग, ये एक पैर से लंगड़ा था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? तैमूर लंग। और इसने 1398 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था नासिरुद्दीन महमूद के समय में। और यह मध्य एशिया का महान मंगोल सेनानायक था। तैमूर लंग कौन था? तो मध्य एशिया का महान मंगोल सेनानायक था। इसके आक्रमण ने इसके आक्रमण ने जो था वो दिल्ली सल्तनत और तुगलक वंश दोनों का पतन कर दिया, दोनों का पतन कर दिया। और तैमूर जो देश प्रदेश जीता था, तैमूर ने जो भी प्रदेश जीता था, वो खिज्र खां नामक एक व्यक्ति को जो है, खिज्र खां नामक एक व्यक्ति को सौंप कर चला जाता है। और खिज्र खां नामक एक व्यक्ति को सौंप कर चला जाता है। और खिज्र खां ही ये होता है शासक जिसने एक नए वंश की स्थापना की, और उस वंश का नाम क्या होता है? सैयद वंश। तो सैयद वंश के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, बहुत सारे एग्जाम से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। सैयद वंश और लोदी वंश, दिल्ली सल्तनत में दो वंश बच रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा। विधिवत क्लास दूंगा आपको सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में। तो आप लोग इस चैनल क्लास को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लोगों तक शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।